प्लेस ऑफ सुइंग, स्यू करने की प्लेस, हम अपना केस जो है, अपना सूट किस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसको पता लगाने के दो क्राइटेरिया हैं, एक कोर्ट की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा होता है कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है कि क्या वह कोर्ट उतने अमाउंट तक के केसेस को हैंडल करने के लिए सक्षम है या नहीं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है कि क्या वह केस उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंडर आता है या नहीं, उसके एरिया के अंडर आता है या नहीं। पहले देखेंगे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। The court will have jurisdiction only over those suits the amount or value of the subject matter of which does not exceed pecuniary limits of its jurisdiction। अब मान लो कोई कोर्ट है, उसकी पेक्यूनरी लिमिट है 1 लाख रुपए तक के केसेस को हैंडल करने की। अब कोई ज़मीन है, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। अब इस ज़मीन से के ऊपर जो भी डिस्प्यूट होगा वह यह कोर्ट हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि यह इसकी लिमिट से ऊपर जा रहा है। Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it। अब मान लो दो कोर्ट्स हैं, एक लोअर कोर्ट है उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, दूसरी कोर्ट है उसकी हायर कोर्ट है उसकी लिमिट है 1 करोड़ रुपए तक के केसेस को हैंडल करने की। अब कोई केस आता है 50,000 रुपये से रिलेटेड, तो लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट जो है, ये वाली कोर्ट इस केस को हैंडल करेगी, ना कि ऊपर वाली। हालांकि ये इस ऊपर वाली कोर्ट की लिमिट के अंडर आ रहा है, लेकिन लोएस्ट ग्रेड वाली कोर्ट ही इसको हैंडल करती है। इसका मकसद ये है कि ऊपर वाली हायर कोर्ट जो हैं उसके ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और पार्टीज जो हैं और विटनेसेस उनको भी कन्वीनियंस रहे। अब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है कि वह केस उसके अंडर आ रहा है या नहीं, ये किस चीज़ से पता लगेगी? जो प्लेंटिफ वैल्यूएशन देगा, प्लेंटिफ जिसने प्लेंट दायर किया है वह जो वैल्यूएशन देगा उसके ऊपर होगी, ना कि डिफेंडेंट द्वारा दी गई सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूएशन के ऊपर। हालांकि प्लेंटिफ भी कोई आर्बिट्री वैल्यू, कोई अपनी मनमर्जी से कुछ भी वैल्यू ऐसे नहीं दे सकता। अब देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसका मीनिंग होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मीनिंग होता है लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, कि क्या कोई डिस्प्यूट उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लोकल लिमिट्स में आता है या नहीं। यह जुरिस्डिक्शन जो है टेरिटोरियल स्टैट्यूट द्वारा फिक्स किया जाता है, कानून द्वारा फिक्स किया जाता है कि इस कोर्ट के अंदर कितना एरिया आएगा, कौन सा एरिया आएगा। ये इसका मीनिंग हुआ। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए हम जो है सूट्स को फॉलोइंग क्लासेस, इन 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। जो सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अचल संपत्ति से, जैसे ज़मीन, घर वगैरह। दूसरे सूट कोई पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई रॉन्ग हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए, या दूसरे प्रकार के सूट हुए। और इन दोनों के अलावा जो भी सूट हैं वह तीसरे प्रकार के अदर सूट्स में आ जाते हैं। तो इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। सूट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, घर, ज़मीन वगैरह, उससे रिलेटेड जो सूट्स होते हैं। अब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रिकवरी का कोई सूट हो, उसके पार्टीशन का, मॉर्टगेज से रिलेटेड कोई राइट से डिटर्मिनेशन, या फिर कोई कंपनसेशन हो, उस मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ रॉन्ग किया गया हो उसके लिए, या फिर कोई ज़मीन वगैरह अटैच की गई हो उसके अंदर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिकवरी का। तो ये सभी प्रकार के केसेस उस कोर्ट में हैंडल किए जाएंगे जहां वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वह कोर्ट उस सूट को हैंडल करेगी। अब मान लो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह सिचुएटेड है। इफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, then suit may be instituted in any court within whose jurisdiction any portion of property is situated। जैसे इसको देखते हैं। मान लो ए क्लेम करता है बी की 2 गिरवी रखे हुए घरों की सेल के लिए, ठीक है। एक घर बी का लखनऊ में है, एक मुंबई में है। तो सूट जो है कहाँ फाइल किया जा सकता है? वह लखनऊ में भी किया जा सकता है, बॉम्बे में भी, किसी भी कोर्ट में किया जा सकता है। यह हुआ property when property situated at more than one place, then the suit may be filed at in any of the court in within whose jurisdiction the property is situated or any portion of the property is situated। अगर यही नहीं पता लग पाए, अनसर्टेन हो कि किसके जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी आती है, तो उस केस में
किसी भी कोर्ट के अंदर अगर वह कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जुरिडिक्शन पता लगाने में अनसर्टेनिटी है कि किसकी लोकल लिमिट्स में आता है। मान लो एक प्रॉपर्टी है, ये रही प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी अनसर्टेन है कि इस वाले कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है या इस वाले कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है। तो इस केस में यह व्यक्ति जिसकी यह प्रॉपर्टी है, यह इस वाले कोर्ट के अंदर भी सूट फाइल कर सकता है और इस वाले के अंदर भी। उसके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो ये 3 हो गए आपके। एक जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो वह कौन से केसेस हैं, रिकवरी पार्टीशन वगैरह। इन केसेस में जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ उस जगह ही सूट फाइल होगा। और अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह सिचुएटेड है तो उस केस में किसी भी कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। और जहाँ अनसर्टेन है तो किसके लोकल जुरिडिक्शन में, लोकल लिमिट्स में वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उस केस में भी किसी भी कोर्ट में, इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। अब दूसरे प्रकार के आगे इमूवेबल के बाद ये आगे किसी पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई रॉन्ग हुआ है उसके कंपनसेशन के लिए जो सूट फाइल किए जाते हैं। यह या तो जिस जगह वह रॉन्ग कमिट हुआ है, वह गलत कमिट हुआ है, उस जगह उस एरिया में सूट फाइल किया जा सकता है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता हो या फिर अपना बिजनेस करता हो या फिर पर्सनली वर्क करता हो किसी गेन के लिए, उस जगह ये उस प्लेंटिफ के पास दोनों ऑप्शन है। या तो जहाँ गलत हुआ है उस जगह केस फाइल कर दे, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता हो या फिर अपना बिजनेस वगैरह करता हो उस जगह अपना केस फाइल कर दे। जैसे ए दिल्ली में रहता है, उसने बी को बॉम्बे में पीट दिया, ठीक है। तो बी जो है ए को कहाँ कहाँ सू कर सकता है, या तो वह दिल्ली में भी कर सकता है जहाँ ए रहता है, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स, या फिर वह बॉम्बे में भी उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, बॉम्बे में जहाँ उसकी पिटाई हुई है, रॉन्ग इज कमिटेड, ठीक है। तो ये हुआ दूसरी प्रकार का। और तीसरा देखते हैं इनके अलावा जो भी सूट्स हैं वह कहाँ फाइल किए जा सकते हैं। एक तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, जहाँ वह कांड हुआ है, जहाँ पिटाई वगैरह हुई है, उस जगह फाइल किया जा सकता है। या फिर वही जहाँ डिफेंडेंट रहता हो, दोनों पिछली तरह के ही हैं। और तीसरा, अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो जहाँ कोई एक डिफेंडेंट रहता हो, हालांकि अगर उसमें कोई डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट वगैरह करे, वह एक्विज ना करे, सहमत ना हो, तो वहाँ पे कोर्ट की लीव, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, कांड हुआ हो, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता हो या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, तो कोई एक डिफेंडेंट रहता हो। एग्जाम्पल से देखते हैं, ए दिल्ली में रहता है, बी बॉम्बे में और सी लखनऊ में। ए बी और सी मिलके बॉम्बे में डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए जो कि बॉम्बे में है, मुंबई में है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तो डी इनको सू करता है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वह कहाँ सू कर सकता है, वह बॉम्बे में सू करता है जहाँ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहाँ ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, और वहाँ पर बी भी रहता है। लेकिन मान लो ए और सी जो है वहाँ नहीं रहते, तो वह उसका ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या कहते हैं, डी को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी। तीनों केसेस हो गए। अब समरी देख लेते हैं जल्दी से। इस समरी के केवल यही पॉइंट्स, इनको रट लेना है एग्जाम से पहले, बस इन्हीं को याद रखना, बाकी आप बना ही लोगे, इतने समझदार हो आप। प्लेस ऑफ सुइंग 2 तरीके से पता लगता है किस जगह सूट फाइल करना है, एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी जो वैल्यू है उससे एक्सीड ना कर रही हो लिमिट, और लोएस्ट ग्रेड वाले कोर्ट उसको ट्राई करेंगे। सब्जेक्ट मैटर मान लो 5 लाख रुपए का केस है, अगर किसी कोर्ट की 1 लाख रुपए तक की पेक्यूनरी लिमिट है तो वह उसको हैंडल नहीं कर सकती, ट्राई नहीं कर सकती। ये वैल्यू कैसे पता लगेगी सब्जेक्ट मैटर की, यह प्लेंटिफ जो वैल्यू देगा वह होगी, हालांकि वह भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं दे सकता। तो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉट एक्सीड लिमिट, लोएस्ट ग्रेड वाले कोर्ट में ट्राई होगा। वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की कौन देगा, प्लेंटिफ देगा, लेकिन वो भी आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं दे सकता, इतना रट लेना। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या देखना हमें, 3 तरह के केसेस आते हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन के खिलाफ रॉन्ग कमिट हुआ उसके कंपनसेशन से रिलेटेड, उसके अलावा तीसरे अदर सूट्स।
तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर 3 तरह के आ गए, इमूवेबल, कंपनसेशन, अदर। अब इमूवेबल के भी अंदर देखते हैं कि पार्टीशन, रिकवरी, मॉर्टगेज, अदर राइट्स रॉन्ग और मूवेबल को अटैच करते टाइम ये वाले सारे ये सभी प्रकार के सूट जो हैं वह किस जगह फाइल किए जा सकते हैं, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एक तो ये केस हो गया, अगर प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह सिचुएटेड है तो किसी भी कोर्ट में जहां कोई भी उस प्रॉपर्टी का पोर्शन सिचुएटेड हो। तीसरे कहाँ होगा कि जहां अनसर्टेन हो कि किसके जुरिडिक्शन में आता है, उसमें किसी भी कोर्ट में क्या कहते हैं सूट फाइल किया जा सकता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो कि हाँ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, यह पता नहीं लग पा रहा किसके जुरिडिक्शन में आ रहा है, तो वह आदमी इनमें से किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है। तो वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन केसेस में फाइल किया जा सकता है। जहाँ प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा जगह सिचुएटेड हो तो किसी भी कोर्ट में जहाँ वह प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। और तीसरा जहाँ अनसर्टेन हो तो उस केस में भी किसी भी कोर्ट में। कंपनसेशन के केस में क्या होगा, कंपनसेशन में जहाँ रॉन्ग कमिट हुआ है, एक तो उस जगह प्लेंटिफ अपना सूट फाइल कर सकता है और दूसरा जहाँ डिफेंडेंट रहता हो, अपना काम वगैरह करता हो, उस जगह सूट फाइल कर सकता है। और बाकी अदर केसेस में जहाँ कॉज ऑफ एक्शन उस जगह जहाँ कांड वगैरह हुआ है उस जगह फाइल कर सकता है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता हो, काम वगैरह करता हो, या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो तो उस केस में जहाँ कोई एक डिफेंडेंट रहता हो उस जगह। हालांकि अगर दूसरे डिफेंडेंट उसका अपोज करते हैं तो ऑब्जेक्ट करते हैं, उस केस में कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें आपको बस रट लेनी है, बाकी इन्हीं के बेसिस पे आप एग्ज़ाम में बना लोगे। नेक्स्ट टॉपिक समन्स नेक्स्ट वीडियो में।